नमस्कार, शाम के 5 बजे की हर बड़ी खबर देख रहा है इंडिया। मेरे साथ आपके साथ मैं हूं मलिका मल्होत्रा। आइए करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की। हम लगातार आपको ग्राउंड जीरो से हर रिपोर्ट दिखा रहे हैं। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। दिल्ली के कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। जलस्तर भले ही कल से थोड़ा कम हुआ है, लेकिन बाढ़ का खतरा बरकरार है। दिल्ली में यमुना का जलस्तर थोड़ा गिरा जरूर है, लेकिन राजधानी पर बाढ़ का खतरा अब भी मंडरा रहा है। भारी बारिश और यमुना के बढ़ते जलस्तर की वजह से दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात हैं। बस टर्मिनल से लेकर निचले इलाकों में घरों में पानी भर गया है। दिल्ली का वासुदेव घाट हो, मॉनेस्ट्री मार्केट हो, कश्मीरी गेट हो या फिर यमुना बाजार, सब कुछ डूबा डूबा है। दिल्ली के आईएसबीटी पर यमुना में आए बाढ़ के बाद पानी भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में यमुना में नदी में आए बाढ़ की वजह से हालात अभी भी खराब है। और अभी हम हैं आईएसबीटी पर। ये आईएसबीटी आप जानते हैं, आपने सुना होगा, यहाँ से इसी रास्ते से होते हुए बस पकड़ने के जाते हैं और ये रास्ता जो है आईटीओ की तरफ जोड़ता है। लेकिन हालात क्या हैं वो आपको उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि पानी गाड़ियों में इतना लग रहा है जिसकी वजह से ट्रैफिक का लंबा जाम है। पानी भरा हुआ पूरा पानी लगा। हालात अभी सुधरे या वैसे? नहीं, अभी वैसी हालात है। वैसे ही हालात? वैसी। ये मजनू टीला से जाम है ऐसे। और पानी भरा हुआ है? हाँ, बहुत भरा हुआ है। बहुत फ्लड है यहाँ पे, तो आना जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। आपका भी थैंक्स है, आप रिपोर्ट कर रहे हो। तो ये आपने सुना तमाम मीडिया कर्मियों के लिए भी एक तरीके से, क्योंकि ग्राउंड जीरो से हम लोग लगातार ये रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आपको अलग अलग बाढ़ के इलाकों से रिपोर्टिंग करके दिखा रहे हैं कि दिल्ली में किस तरीके से यमुना में आए बाढ़ ने त्राहिमाम मचाया हुआ है और क्या है ज़मीनी हालात, वो लगातार एनडीटीवी आपको अपडेट दे रहा है। दिल्ली के निगम बोध शमशान में यमुना का पानी घुस जाने के बाद उसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। वहीं गीता कॉलोनी में जिस जगह अंतिम संस्कार किया जाता है, वहाँ 3 से 4 फीट तक पानी आ चुका है। यहाँ मेरे बाएं तरफ आप देखिए, ये जो आपको शेड नज़र आ रहा है, ये दरअसल इसके नीचे भी अंतिम संस्कार यहाँ पर शवों का किया जाता है। और मान्यता ये है कि इस इलाके में जो यमुना किनारा ये कहलाता है, यहाँ पर उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, हिमाचल से जो परिवार है, ज़्यादातर वो लोग अपने परिजनों का जो आकर अंतिम संस्कार करते हैं। आप नीचे देखेंगे 8 से 10 फीट पानी इस वक्त जमा हो चुका है। यहाँ पूरी सीढ़ियाँ हैं जहाँ पर लोग उतर के नीचे की तरफ जाते हैं परिजनों को, उनके शवों को दाह संस्कार के लिए। साथ ही साथ अगर मैं आपको दिखा पाऊँ अपने पीछे, ये जो जगह है, यहाँ पर शवों को आकर उनका स्नान कराया जाता है और उसके बाद उनको अंतिम संस्कार के लिए उन शवों को लेके आया जाता है। बाढ़ का पानी आने के कारण गीता कॉलोनी शमशान घाट में अंतिम संस्कार बड़ी ही मुश्किलों से किया जा रहा है। लेकिन प्रबंधन का कहना है कि अगर पानी और बढ़ा तो यहाँ हो रहे अंतिम संस्कार को पूरी तरह से रोकना पड़ेगा। आलम यह है कि जिन छोटे बच्चों को यमुना किनारे दफनाया जाता है, उनका भी अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। यमुना का पानी जो है यहाँ तक आ गया है। जो लकड़ियों को रखने की व्यवस्था है वो पानी में भीग चुकी हैं और जो लकड़ियाँ सूखी हैं उनको अलग तरीके से रखने के इंतज़ाम यहाँ पर किए जा रहे हैं, ताकि जो अंतिम संस्कार की जो विधि है वो बीच में रुके नहीं। आप सामने देख सकते हैं जो टेम्परेरी अरेंजमेंट किया गया है, जिस तरह से अंतिम संस्कार वहाँ पर चल रहा है। और दुख की बात यह है किस तरह की मुसीबतें इस वक्त लोग दिल्ली के झेल रहे हैं। जैसे ही दिल्ली के निचले इलाकों में पानी भरा, लोगों को बाढ़ राहत कैंप में शिफ्ट करना पड़ा। लोग अपना घर बार छोड़कर यहाँ पहुँच तो गए, लेकिन गंदगी, साफ पानी की किल्लत, खाने को लेकर शिकायत ने लोगों की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। पानी मिल नहीं रहा है क्या? लोगों को कम आता है पानी? कम आता, तभी तो झगड़ा लड़ाई हो रहा है। और खाने के क्या हालात है यहाँ? खाना दोनों टाइम दाल चावल आते हैं, ऐसे लोग बीमार पड़ जाती हैं। खाना नहीं मिलता है क्या यहाँ पे? नहीं, खाना पूर्ण नहीं पड़ता है। जितने लोगों को होता है, आधे लोगों को होता है, आधे लोगों को नहीं होता। अब तक यमुना के आसपास रहने वाले 14,000 से भी ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। पिछले 20 सालों में दिल्ली में काफी कुछ बदल गया है, लेकिन नहीं बदली है तो बाढ़ की तस्वीर। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो दिल्ली में हालात अभी भी खराब बने हुए हैं।
बाढ़ बारिश से कई राज्यों में इस वक्त जो स्थिति है वो बेहद खराब है। दिल्ली की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, यूपी और हरियाणा भी इससे प्रभावित हैं। यहां पर भी हाल बुरा है, कई इलाके पानी में डूब गए हैं। अब आपको ड्रोन के जरिए दिखाते हैं अलग अलग इलाकों में बाढ़ के हालात। दिल्ली में यमुना का विस्तार देखते ही बन रहा है। जो यमुना साल के बाकी दिनों में मंथर बहते एक संकरे गंदे नाले में बदल जाती है, वो इस समय अपने पूरे यौवन पर है। ड्रोन के जरिए आसमान से ली गई ये विहंगम तस्वीरें देखिए। यमुना का ये रूप देखकर हर कोई हैरान है। दिल्ली की एक नई पहचान सिग्नेचर ब्रिज को नीचे बहती यमुना ने और खूबसूरत बना दिया है। उधर दिल्ली की एक सदी पुरानी पहचान लोहे का पुल भी मॉनसून के पुराने दिनों को याद करता लग रहा है। आसपास के इलाके का विस्तार देखकर लगता ही नहीं कि ये साल के बाकी दिनों दिखने वाली दिल्ली है। हालांकि जमीन पर लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। आपको बता दें, अभी भी यमुना जो है, मेरे पीछे आप देखिए ITO पर जो छठ घाट है उसके पीछे की तस्वीरें, हम यमुना का जो जलस्तर है वो आपको बता दें। ओल्ड रेलवे ब्रिज जो लोहा पुल जो है उसके पास जो है 207.3 मीटर के पास अभी भी यमुना बह रही है, जो कि खतरनाक स्तर से काफ़ी ऊपर है। ऐसे में बेहद ज़रूरी है इस स्थिति पर नज़र बनाए रखना। दिल्ली सरकार लगातार दावा कर रही है कि तमाम जो अधिकारी हैं ग्राउंड पर उनकी टीम्स मौजूद हैं। सेंट्रल वाटर कमीशन भी जो है तमाम डिपार्टमेंट से जो है तालमेल रखते हुए पल पल की जानकारी दे रहा है। दिल्ली के सबसे बड़े शमशान घाट निगमबोध पर बने इन शेड्स की छतें बस 1-1.5 फुट से ही यमुना में डूबते डूबते बची हैं। यमुना का पानी घाटों को निगलता काफी ऊपर चढ़ गया है। यहाँ तक कि निगमबोध घाट के अंदर के पूरे ऊंचे सीमेंटेड अहाते में यमुना का पानी भरा हुआ है। अंदर की ये तस्वीरें देखिए, जहां आम दिनों में एक के बाद एक चिताओं के जलने का सिलसिला थमता नहीं था, वहां इन दिनों बाढ़ के कारण अंतिम संस्कार बहुत ही कम हो गए हैं। जहां अपनों को अंतिम विदाई देने वालों की भीड़ लगी रहती थी, वहां कोई इंसान नहीं दिख रहा। अंतिम संस्कार के लिए इस्तेमाल होने वाली लकड़ियां भी यमुना के इस पानी में तैर रही हैं। दिल्ली में यमुना इन दिनों अपने पुराने विस्तार, अपने पूरे रिवर बेड पर लौट आई है। पानी से भरी ये चौड़ी सड़क जो आप देख रहे हैं, वो दिल्ली के कश्मीरी गेट बस अड्डे के बगल से गुजरती रिंग रोड है। एक दौर था कि यमुना यहाँ तक बहा करती थी, लेकिन समय के साथ साथ वो सिकुड़ती चली गई। बरसात के दिनों में इन दिनों यमुना यहाँ फिर लहरा रही है। दिल्ली में यमुना में नदी में आए बाढ़ की वजह से हालात अभी भी खराब है और अभी हम हैं ISBT पर। यह ISBT आप जानते हैं, आपने सुना होगा, यहाँ से इसी रास्ते से होते हुए बस पकड़ने के जाते हैं और ये रास्ता जो है ITO की तरफ जोड़ता है। लेकिन हालात क्या हैं वो आपको उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि पानी गाड़ियों में इतना लग रहा है जिसकी वजह से ट्रैफिक का लंबा जाम है। करीब के वासुदेव घाट, मरघट वाले हनुमान मंदिर और यमुना बाजार तक नदी का पानी पहुंच चुका है। करीब के मजनू का टीला की गलियों में यमुना का पानी घुस गया है। कई लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं, उनका कारोबार ठप पड़ गया है। दिल्ली के राजस्व विभाग के मुताबिक अब तक 8000 से ज्यादा लोगों को टेंटों में पहुंचा दिया गया है। 2000 लोगों को 13 अस्थायी शेल्टर्स में भेजा गया है। यमुना बाजार इलाके में जहां अस्थायी टेंट लगाए गए थे, पानी वहां भी पहुंच चुका है। यमुना बाजार का जो इलाका है, यहाँ पर जो ये वॉल बनाया गया था तो अथॉरिटीज़ को लगा था कि पानी जो है वो इधर स्पिल नहीं करेगा, इसीलिए जो रिलीफ कैंप्स है वो यहाँ पर बनाए गए थे। लेकिन आप देख सकते हैं कि रिलीफ कैंप्स भी जो है यहाँ पर डूबे हुए नज़र आ रहे हैं। सरकार की तरफ से ये कहना है कि लगातार पानी का जो लेवल है वो घट रहा है। पंप्स भी डिप्लॉय किए गए हैं ताकि जो पानी जमा हुआ है उसे धीरे धीरे निकाला जाए और तभी तक के लिए जो लोग हैं यहाँ पे उन्हें स्कूलों में जो है शिफ्ट किया गया है ताकि वो तब तक वहाँ पर रिलीफ से रह सके। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि NDRF की जो टीम है वो भी अब यहाँ पर पहुँच रही है लोगों की सहायता करने। मयूर विहार के सैकड़ों लोगों की बरसों की मुराद इन दिनों जैसे यमुना ने पूरी कर दी है।
नोएडा की ओर जाने वाली सड़क से लगी सोसाइटियों के लोग इन दिनों रिवर व्यू अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं। वो अपनी बालकनी से ही दूर तक यमुना का विस्तार देख सकते हैं। सड़क के दूसरी ओर जहां आम दिनों में यमुना के रिवर बेड पर खेती होती है, वहां यमुना का पानी लहरा रहा है। आसमान से ली गई ये तस्वीरें एक ओर आधुनिक होते फ्लाईओवरों से सजे शहर की कहानी कह रही हैं, तो दूसरी ओर बगल से गुजरने वाली नदी की भी, जो अपनी बेबसी पीछे छोड़ अपना अधिकार मांग रही है। दिल्ली के साथ ही यमुना ने मथुरा में भी कहर बरपाया हुआ है। ये मथुरा की तस्वीरें हैं। किस तरह से पूरा इलाका जलमग्न नजर आ रहा है। जहां तक नजर जा रही है, वहां तक नदी की तबाही नजर आ रही है। देखिए कैसे घर पानी में डूबे हुए हैं। आसपास के सभी मंदिर, सारी बिल्डिंग्स, सब कुछ पानी में डूबा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब दशकों बाद ऐसी बाढ़ से जूझ रहा है। 23 जिले प्रभावित हैं, हजारों गांव पानी में डूब गए हैं, फसलें बर्बाद हो गई हैं, नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पंजाब इस वक्त जल प्रलय से जूझ रहा है। ये तस्वीरें हैं फाजिल्का की। देखिए कैसे हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। लोग पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं, घरों में फंस गए हैं, जिन्हें लगातार एनडीआरएफ की टीम निकालने में लगी है। पेड़ों का हाल देख लीजिए, कितने पानी में डूबे हुए हैं। फिरोजपुर में हालात बेहद खराब है। सेना लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लोग बाढ़ के पानी में फंसे हैं। करीब 400 लोगों को इस इलाके में बचाया गया है। कुछ लोग जो घरों में हैं, उन तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम भी लगातार हो रहा है। प्रॉब्लम हमें जो मशीन है उसके फैन है, तो फैन में वो जो धान फंस रहे, आप देख ही रहे थे, तो उसकी वजह से जवानों को चप्पू मार के उधर तक जाना पड़ता है। तो ये दिक्कत आ रही है। बाकी हम उधर से आए 8-10 दिन से। 400 के करीब लोगों को कह रहे हैं आपने रेस्क्यू कराया है यहाँ से। हाँ, 425 लोग, मतलब हम क्वांटिटी रखते हैं, तो 425 को हमने रेस्क्यू किया। तो बिल्कुल हम इस बोट के द्वारा यहाँ पे पहुँचे हैं और जिन लोगों की ये मदद कर रहे हैं, जिनको खाना पीना और दवाइयाँ वगैरह पहुँचा रहे हैं, उनसे भी बात करते हैं उनके लिए क्या मुश्किलें हैं, क्योंकि कई लोग अपना घर छोड़ के नहीं जा रहे। घर छोड़ के नहीं जा रहे? नहीं जी, घर छोड़ के नहीं जा रहे भी। साढ़े भी सानू भी यही भी खतरा भी कुछ चोरी ना हो जाए। पर खाना पीना, क्योंकि हम देख रहे हैं इंडियन आर्मी के जवान भी आ रहे हैं आपके पास, खाना पीना सबका आ रहा है, मेडिसिन सब कुछ आ रहा है आपके पास? हाँ जी, दवाई भी आ रही है, खाना पीना भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है। अगर घर नहीं छड़ दे भी कोई ले जू कोई। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चोरी ना हो जाए यहाँ पे, इसलिए आप अगर ऐसे करके भी चोरी दा करके बैठे। तो बिल्कुल एक बार फिर मैं अपने कैमरामैन साथी के जाऊंगा या साथी के साथ जाऊंगा और दिखाऊंगा ये तस्वीरें। यहाँ से हम इस वक्त रिपोर्ट कर रहे हैं। हम दिखा सकते हैं कि पूरे का पूरा एरिया पानी से भरा हुआ है और ये एग्रीकल्चर लैंड है। ये यहाँ से हम रिपोर्ट कर रहे हैं और पूरी एग्रीकल्चर लैंड इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। लेकिन वहीं जो लोग दूर दूर फंसे हुए हैं, उनके पास लगातार इंडियन आर्मी की टीम जा रही है, उनकी मदद कर रही है। लगातार कई दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पे जो हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं, मेडिसिन, फूड और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, सभी की सभी चीज़ें यहाँ पहुँचाई जा रही है और लगातार कोशिश की जा रही है। जो लोग घर छोड़ के नहीं जाना चाहते, उनको एटलीस्ट खाने पीने का सामान पहुँचाया जाए। बाढ़ से पठानकोट में भी भारी नुकसान हुआ है। चारों तरफ तबाही के निशान हैं। पुल, बैराज, इमारतें, सब जगह रावी ने अपना कहर बरपाया है। इस बिल्डिंग के मेरे बाएं तरफ जो हिस्सा देख रहे हैं, वहां पर रावी नदी के तेज बहाव ने काफी कटान किया है और हम आगे नहीं जा सकते, लिहाजा उचित दूरी पर रहते हुए हम ये कटान का जो असर हुआ है ये आपको दिखाते हैं। आप इधर आइए मुकेश, ये देखिए, ये पूरा हिस्सा इस बड़े से हॉल का 2 हिस्सों में टूट गया है। इसका लेंटर पूरी तरह नीचे जा चुका है। वहां से आप रावी के तेज बहाव को देख सकते हैं। रावी का तेज बहाव वहां से दिखाई दे रहा है। ये वाला हिस्सा सामने दिखाइए मुकेश, यहाँ पर भी ये हिस्सा, तो 2 हिस्सों से इस पुल के जो फर्श है, इस बिल्डिंग का जो फर्श है वो पूरी तरह ढह चुका है और जिन पिलर्स पर वो ये खड़ी हुई है वो पिलर्स भी पूरी तरह से मुड़ चुके हैं। यानी कि बिल्डिंग का ये हिस्सा खतरनाक है और यहाँ पर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं है, लिहाजा हम भी आगे नहीं जा रहे हैं। दोनों तरफ के किनारों को बुरी तरह कटाव यहाँ पर
रावी के तेज बहाव के अंदर हुआ है। और जहां तक इस बिल्डिंग का सवाल है तो लोग यहां पर बताते हैं कि एक मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग रही है, यानी कि यहाँ पर टूरिस्ट भी आते रहे हैं, यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो भी आते रहे हैं, अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल होता रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो पुलिस के जवान हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर लिया करते थे अपनी ड्यूटी के दौरान, लेकिन इस समय ये बिल्डिंग पूरी तरीके से खाली है और इस बिल्डिंग में चारों तरफ तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। पठानकोट में माधोपुर इलाके के एक बैराज को रावी नदी ने तहस नहस कर दिया। ये नुकसान तस्वीरों में साफ दिखाई पड़ता है। ये सड़क पूरी तरह तबाह हो गई। सीमेंटेड ये सड़क थी, भारी भारी ये सीमेंट के जो पोर्शन है, इसके सीमेंटेड सड़क के पोर्शन ये इस समय पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। पूरी तरह यहाँ से आवाजाही बंद कर दी गई है और वो हिस्सा तो पानी में बह ही गया था, जिस पे आप इस समय जेसीबी मशीन को देख पा रहे हैं कि वो काम कर रही है। यहाँ पर जो है वो सामान लाया जाता है और सामान लाके यहाँ पर डाला जाता है, इसको भरने के लिए गैप को, और उसके बाद जेसीबी मशीन से इसे समतल किया जाता है। यहाँ पर ट्रक के ट्रक सामान लेकर आ रहे हैं और उसके बाद जेसीबी मशीन उन्हें समतल कर रही है, जिससे कि इस आवाजाही को, इस रास्ते को फिर से चालू किया जा सके। अब बात करते हैं इस बैराज को हुए डैमेज की। ये देखिए, ये पूरी मुंडेर थी, यहाँ पर ये पूरी मुंडेर थी। पानी का बहाव, लेवल, प्रवाह, वेग इतना तेज था कि बहा कर ले गई, इस सड़क को बहा कर ले गई, इस मुंडेर को बहा कर ले गई। अब जरा कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा सा कैमरे को उधर घुमाएं और ये देखिए, ये जो पूरा इसका एक प्रकार की दीवार थी यहाँ पर बराज की, ऐसी जो दीवार जा रही है ये आर्क शेप में, यानी कि ये ऐसे सीधी थी और ये आर्क शेप में ऐसे मुड़ चुकी है। पानी के बहाव ने इसको पूरी तरह से मोड़ दिया है। नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाया है, सड़कें बह गई, कई ढांचे पूरी तरह से तबाह है। तबाही का एक और मंजर आपको दिखाते हैं और ये है इस बैराज के इस तरफ जब हम आ जाते हैं तो यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पर था। ये हम नहीं कह सकते कि यहाँ पर क्या था, लेकिन एक स्ट्रक्चर यहाँ पर था, बिल्डिंग नुमा, कमरा नुमा, लेकिन अब ये पूरी तरह ढह चुका है, इसकी दीवार ढह चुकी है और जितनी ऊंचाई तक पानी ने नुकसान पहुँचाया है उसको आप देख सकते हैं कितना वेग यहाँ पर रहा होगा। ये सड़क में पूरा कटान हो गया है और ये पूरा मलबा यहाँ पर बिखरा पड़ा है। तो ये तबाही के निशान है जब यहाँ पर पानी तेज वेग के साथ, तेज धारा के साथ रावी का आया और उसने कितना नुकसान पहुँचाया। रावी नदी के उफान की वजह से पठानकोट में कुछ पुलों को भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि अब वहां से आना जाना सेफ नहीं है। रावी का उफान ऐसा आया कि वो पिलर पूरी तरह से झुक गया है। आप देख सकते हैं वो पिलर पूरी तरह से झुक गया है और पिलर के झुकने का मतलब ये है कि जो पुल का सपोर्ट सिस्टम है वो उस हिस्से में हिल गया है। अब पिलर जब झुका है, जाहिर सी बात है ऐसे में इस पुल से वाहनों की आवाजाही करना खतरनाक हो सकता है। इतना ही नहीं, उस पिलर के पास देखिए जो स्लैब नीचे, बाकी जो वो हैं पिलर्स हैं, उनके नीचे के स्लैब्स देखिए, इन स्लैब्स को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए, ये जो स्लैब्स बने हुए हैं, इन स्लैब्स के बड़े बड़े हिस्से बिखर गए हैं एक प्रकार से टूटकर। ये पूरा स्लैब है और यहाँ पर ये स्लैब्स यहाँ पर गिरे हुए हैं। और अगर हम उस झुके हुए पिलर की बात करें तो मुकेश वहाँ पर दिखाइए जरा, उस झुके हुए पिलर पर, वहाँ पर स्लैब दिखाई ही नहीं दे रहा है। अब या तो पानी के अंदर है या फिर वो टूट चुका है, दोनों में से कोई भी बात हो सकती है। पानी का बहाव यहाँ पर भी काफी तेज है। पठानकोट जम्मू हाईवे पर रावी ने भयंकर तांडव मचा दिया। एक पुल पूरी तरह से पानी में ढह गया। ये वो पुल है पठानकोट जम्मू हाईवे का जो पूरी तरह ढह चुका है। आपको बता दें, दो पुल थे, ये जाने का रास्ता था, ये जाने का रास्ता था और ये पुल वहां तक आता था, लेकिन ये पुल पूरा का पूरा नदी में समा चुका है। वो जो बिल्डिंग है, एक 2 मंजिला स्ट्रक्चर ये दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरी तरह निस्तनाबूद हो चुका है। लेंटर नीचे आ चुका है, दीवारें ढह चुकी हैं। हालांकि एक कूलर वहां पर अभी भी नजर आ रहा है, लेकिन ये बिल्डिंग खतरनाक हो चुकी है। आपको बताएं कि ये क्वार्टर्स थे सीआरपीएफ के जवानों के लिए, यहाँ पर वो रहा करते थे, लेकिन अब यहाँ पर स्थिति ये है कि इस बिल्डिंग में कोई नहीं रह सकता। फिलहाल पंजाब में राहत बचाव का काम जारी है। दशकों बाद इस तरह की बाढ़ यहाँ देखने को मिली है। फसलें बर्बाद हो गई हैं, सड़कें डूब गई हैं, खेतों में हर तरफ पानी, घरों में पानी, लोगों को रहने खाने की दिक्कतें हो रही हैं। अगर आगे भी बारिश होती है तो हालात और बिगड़ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और पंजाब से ही इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। पंजाब में बाढ़ की त्रासदी से जुड़ी एनडीटीवी की एक मार्मिक खबर का बड़ा असर हुआ है। एनडीटीवी ने किडनी की बीमारी से पीड़ित
8 साल के अभिजोत की मदद के लिए मुहिम चलाई है। सोनू सूद के बाद अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट करके अभिजोत की मदद का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्री अमृतसर साहिब के गांव तलवंडी के निवासी 8 साल के बच्चे अभिजोत सिंह जो कि किडनी की बीमारी से पीड़ित है, आज उसके परिवार का एक वीडियो सामने आया है और सरकार की ओर से उसे मदद दी जाएगी। डॉक्टर बलवीर सिंह, स्वास्थ्य मंत्री पंजाब, हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एनडीटीवी इंडिया पर। एनडीटीवी इंडिया की इस पहल का हम देख रहे हैं असर हो रहा है, ये पहल रंग ला रही है सर। जी, सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक बच्चा है जिसकी जो बीमारी है वो ट्रीटेबल भी है और क्योरेबल भी है, उसका इलाज होकर बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएगा बच्चा। और माननीय मुख्यमंत्री साहब ने मुझे ऑलरेडी बोल दिया है और हम बच्चे को लेके आएंगे हॉस्पिटल, उसका पूरा इलाज फ्री होगा। और भी मैं बेनती करना चाहता हूँ कि किसी को कोई प्रॉब्लम हो हमारी टीम पहुंचेगी, इनके पास हमारा कांटेक्ट हो गया है और बच्चा कल हॉस्पिटल में आएगा और उसका पूरा इलाज करेंगे हम, पूरा ट्रीट करके बच्चे को नॉर्मल लाइफ लीड करेगा। तो मैं एक बार फिर एनडीटीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे बेनती करता हूँ कि कोई भी मेडिकल कंडीशन हो, किसी को कोई मेडिसिन चाहिए हो, कोई स्नेक बाइट का केस हो, डॉग बाइट का केस हो, तो घर में मत बैठिए, एक बार आप रीच आउट करो। हर गांव में आशा वर्कर है, आप उसको कांटेक्ट करो, वो अपने आप हेल्प आगे बोलेगी। जो उनके सीनियर्स हैं, हमारी मोबाइल टीम पहुंचेंगी और हम दवाई भी पहुंचाएंगे और अगर जरूरत पड़ेगी तो पेशेंट को लेकर आके उसका सब इलाज फ्री कर रहे हैं हम। डॉक्टर बलबीर, पंजाब से जो तस्वीरें आ रही हैं वो पूरे देश को परेशान कर रही हैं, पूरा देश पंजाब के लिए दुआ कर रहा है, लेकिन एक और परेशान कर देने वाली बात यह है कि अभिजोत जैसे कई बच्चे और कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी वहां पर मुश्किल परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। क्या तैयारी आप लोगों की तरफ से की जा रही है कि हर जरूरतमंद तक मदद पहुंच सके? जी, हमने पूरा इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम है जिसमें जो 323 हमारी मोबाइल मेडिकल टीम है जिसमें डॉक्टर्स भी हैं और 450 से ज्यादा हमारे रैपिड रिस्पांस टीम है जो पैरामेडिक्स होते हैं, उनके पास दवाइयां हैं। 20,000 आशा वर्कर हैं, उनके पास फर्स्ट एड किट है और इसके साथ साथ 170 एम्बुलेंस सरकारी हैं और अभी 250 एम्बुलेंसेज हमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, रेड क्रॉस, बहुत सारी चैरिटेबल एनजीओज उन्होंने हमारे साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो हमारी एम्बुलेंस सर्विस है, उसके लिए हर जिले में जो बॉर्डर के हैं जहाँ पे जो एरिया कट ऑफ है उनके लिए बोट एम्बुलेंसेज, और हमने प्रेग्नेंट लेडीज को लेके आए हैं। 7 की जो है नॉर्मल डिलीवरी हो गई है, बच्चा भी हेल्दी है और माँ भी ठीक है। तो हर तरह की हर संभव हमने पूरा अरेंजमेंट कर रखा है और मिलिट्री की और एयरफोर्स की मदद से कुछ एक दो लोगों को अगर जरूरत पड़ी तो एयरलिफ्ट भी किया है हमने। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर बलबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये जानकारी साझा करने के लिए। तो एनडीटीवी इंडिया की इस मुहिम का असर होते हुए नजर आ रहा है और हर कोई यही दुआ कर रहा है, यही उम्मीद कर रहा है कि पंजाब में जल्द से जल्द स्थितियां बेहतर हो जाए और अभिजोत जैसे और भी जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक मदद पहुंचे। और इसी के साथ यहां पर एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, देख रहा है इंडिया में खबरें और बाकी है। देख रहा है इंडिया में। अब बात हिमाचल की। हिमाचल प्रदेश में बारिश से हालात बदतर हो रहे हैं। टूटते पहाड़ों की वजह से बेहिसाब बर्बादी हुई है। राज्य को अब तक 2300 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। हिमाचल में बर्बादी वाली बाढ़। टूट रहे पहाड़, तबाही बेहिसाब। क्या बदला ले रही है प्रकृति? घरों के बीच बहते झरने को देखिए। मनाली के तिब्बत कॉलोनी में भूस्खलन के बाद डरावना मंजर है। कई मकान जमींदोज हो गए। कहीं मकान के बीच पेड़ फंसा है तो कहीं कमरे से होकर झरना गुजरता है। बढ़ते खतरे को देखते हुए पूरे तिब्बत कॉलोनी को खाली करवा लिया गया है। राहत के नाम पर लोगों को महज 5,000 रुपए दिए गए हैं। मकान
दुकान सब डैमेज और क्रैक पड़ गए हैं बड़े बड़े घर में। तो इस तरीके की तबाही हुई है मनाली के तिब्बतन रीसेटलमेंट कॉलोनी में। इसको फिर से सेटल होने में सालों लग सकते हैं। शिमला जिले के रामपुर में पहाड़ी से भारी चट्टानों के गिरने से NH5 को यातायात के लिए बंद करना पड़ा। इस इलाके में नेशनल हाईवे के बंद होने से किसानों के लिए मंडियों तक सेब पहुंचाना मुश्किल हो चुका है। मनाली के मशहूर ओलो ग्राउंड की तस्वीर बर्बादी की दास्तां सुना रही है। यहाँ कुल्लू और लाहौल स्पीति के सेब और सब्जी की सबसे बड़ी मंडी हुआ करती थी, लेकिन ब्यास नदी ने ऐसी तबाही मचाई कि पूरी मंडी बर्बाद हो गई। मनाली देखिए एक समय पर्यटकों का बहुत आकर्षक एक जगह मानी जाती थी, लेकिन आज मनाली पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। तमाम सारे छोटे छोटी झरने नदियां मनाली नदी से चल रहे हैं। ये सड़क हुआ करती थी जो कि लेह को जोड़ती थी। ये सारे लोग काफी दूर से आप देखिए सूटकेस लेकर मनाली की तरफ जा रहे हैं। सर कहाँ से आप लोग आ रहे हैं? जी हम अभी आ रहे हैं क्लास से। क्लास से? हाँ जी। तो काफी रास्ते तो बहुत बुरा हाल है जी, जगह जगह में लैंडस्लाइडिंग और पानी भरा हुआ है, बहुत मुश्किल है। कुल्लू में शीतला माता मंदिर के पास एक छोटा सा नाला अचानक उफान पर आ गया। देखते ही देखते मलबे के साथ बड़े बड़े पेड़ सड़कों पर बहने लगे। लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। दरअसल ये तबाही पिपलागे से ऊपर मस्सू में बादल फटने से आई। इसी के चलते संकट का सैलाब आ गया। कुल्लू में लगातार हो रही बारिश से हालात बिगड़ते जा रहे हैं और ये घटना एक बार फिर याद दिलाती है कि पहाड़ों में बरसात का मौसम कभी भी कहर बन सकता है। कांगड़ा की ये तस्वीरें देखिए। जब कुदरत कहर बरपाती है तो मजबूत से मजबूत चट्टान भी धराशायी हो जाती है। पहाड़ से आई आफत की वजह से ढांगू चौकी का ये इलाका कुछ ही पलों में तबाह हो गया। वीडियो में साफ दिखता है कि अचानक जमीन खिसकी और पूरा पहाड़ भरभरा कर नीचे गिर गया। इलाके में लैंडस्लाइड की आशंका अभी बनी हुई है और पर्यटकों को भी इन इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई है। चंबा से आई तस्वीरें डराने वाली हैं। कैसे भीषण लैंडस्लाइड ने लोगों की चीख निकाल दी। लोग सीटी बजाकर निचले इलाके के लोगों को इस तबाही से अलर्ट कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कैसे अचानक पहाड़ दरकने लगे। देखते ही देखते भारी भरकम चट्टानें सड़क पर आ गई। लैंडस्लाइड इतनी भयानक थी कि पूरा रास्ता मलबे से भर गया। हिमाचल प्रदेश में मानसून सीजन में हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। प्रदेश को अब तक बाढ़ बारिश से करीब 2,500 करोड़ का नुकसान हुआ। वहीं राज्य की लाइफलाइन माने जाने वाली 1600 से ज्यादा सड़कें लैंडस्लाइड की वजह से बंद पड़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यहाँ 22 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। नदियां उफान पर हैं। निचले इलाके पानी में डूबे हुए हैं। कई गांव पूरी तरह जलमग्न हैं। बाढ़ में डूबी कान्हा की नगरी, 13 गांव पूरी तरह जलमग्न। बाढ़ से यूपी में बेकाबू हालात। दिल्ली में उफनती यमुना का असर मथुरा से लेकर आगरा तक दिखने लगा है। यमुना के रौद्र रूप से कान्हा की मथुरा पर डूबने का खतरा मंडराने लगा है। मथुरा का ऐतिहासिक विश्राम घाट, जहां भगवान कृष्ण ने कंस वध के बाद विश्राम किया था, इस वक्त बाढ़ की चपेट में है। रौद्र रूप ले चुकी यमुना का पानी घाट के गुंबद और मंदिरों के पिलरों तक पहुंच गया है। ओखला बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद मथुरा में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मथुरा में नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नतीजा, दर्जनों गांव टापू बन गए हैं। यमुना नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। करीब 70 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। 166 मीटर है खतरे का निशान। उसके ऊपर बहने का मतलब है आसपास के इलाके जलमग्न हो जाएंगे, ठीक उसी तरह से जिस तरह से ये कॉलोनियां इस समय जलमग्न हैं। करीब 50 से ज्यादा गांव और 40 से ज्यादा कॉलोनियां पूरे मथुरा जिले के आसपास के इलाकों में जलमग्न हैं। यमुना नदी का विकराल रूप अगर देखना हो तो आप इन रिहायशी इलाकों में देखें, जो पहले किसी जमाने में नदी का ही इलाका हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे
जैसे आबादी बढ़ी, यहाँ पर घर, खेत, मकान सब कुछ बढ़ते चले गए और आज यमुना जब यहाँ पर है तो पूरी तरह से ये इलाका जलमग्न है। लगातार बढ़ रहे जलस्तर से शहर की कई कॉलोनियों और घरों में यमुना का पानी घुस गया है। पूरा इलाका जलमग्न है, लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। ऐसे लोग हैं जो आने को तैयार नहीं है, अपने घर छोड़ने को तैयार नहीं है, उनको कैसे डील कर रहे हैं? उन लोगों को भी हम लोगों ने मोटिवेट किया है मैम, यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और स्थानीय लोगों के माध्यम से कि वो लोग भी यहाँ शिविर में आए। चूँकि पानी बढ़ेगा तो प्रॉब्लम होगी, तो हम लोग वहाँ ट्रैक्टर या स्टीमर या नाव वगैरह की व्यवस्था करके डेली हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोग यहाँ आएँ और हम लोग यहाँ पे उनको सुरक्षित रखें। प्रशासन की ओर से लगातार तैयारियां हैं और उसके साथ साथ ध्यान रखा जा रहा है कि जितना संभव हो सके लोग इन शिविरों में आके रहें जब तक यमुना नदी का स्तर वापस सामान्य ना हो जाए। बाढ़ग्रस्त इलाकों से लोगों का रेस्क्यू कर स्टीमर और नावों के माध्यम से सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। मथुरा में यमुना के बढ़ते जलस्तर ने वृंदावन से लेकर गोकुल तक कोहराम मचा दिया है। प्रशासन ने 5 बाढ़ राहत केंद्रों की स्थापना करके लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। मैं इसलिए आया हूँ, सामान को ऊपर करने के लिए चोरी फोरी हो रहा है तो मैंने कि थोड़ा बहुत उसको वो कर जाऊँ, थोड़ा सामान निकाल ले जाऊँ, बच्चन के लत्ता कपड़ा है उनको ले जाऊँ। अभी कितना नुकसान हो गया, क्योंकि घर के अंदर तो पानी घुस गया और अभी बाहर भी रह रहे हैं। अब तो नुकसान ही नुकसान है। गाड़ी हमारा टमटम चलाता हूँ मैं, ये इसी में रह गया है और भी सामान है वो भी बिगड़ सकता है, इसलिए मैं थोड़ा बहुत ऊपर कर जाऊंगा उसको। सिर्फ कान्हा की नगरी ही नहीं, पूरे यूपी में बाढ़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। राज्य के 22 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। करीब 1.5 लाख लोगों के लिए बाढ़ के पानी ने बेहिसाब परेशानी पैदा कर दी। प्रभावित जिलों में राहत शिविर बनाए हैं और नावों के जरिए ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अब आपको एक ऐसी खबर बताते हैं जिससे दिल्ली में सनसनी फैल गई है, जो महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है जो स्पाई कैमरे से मॉल और बाजारों में जाकर लड़कियों की अश्लील वीडियो बनाता था। आरोपी के पास से ऐसे 74 वीडियो मिले हैं। ये शख्स एक पायलट है, लेकिन इसकी घिनौनी हरकतों की वजह से फिलहाल ये पुलिस की गिरफ्त में है। अब ये जरा लाइटर देखिए, ये आम लाइटर नहीं है, इसमें स्पाई कैमरा लगा हुआ है। ये शख्स लाइटर की तरह दिखने वाला कैमरा लेकर मॉल में जाता था और लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाया करता था। पुलिस के मुताबिक ये शख्स दिल्ली के बड़े बाजारों और मॉल्स में जाता था। स्पाई कैमरे वाले लाइटर को अपने पैर में लगाता था। ये खासकर ऐसी लड़कियों की वीडियो बनाता था जो शॉर्ट्स या छोटे कपड़े पहनकर मॉल या बाजार में आती थीं, और ये अपने पैर को उनके करीब रख देता था। इस तरह से इसने कई लड़कियों के अश्लील वीडियो शूट किए। ये मामला दरअसल तब खुला जब दिल्ली के किशनगढ़ इलाके की एक युवती ने इस शख्स की शिकायत की। उस युवती को आरोपी की गतिविधियों पर शक हुआ। आखिर कैसे खुली पायलट की डर्टी ट्रिक की पोल, जरा उसे समझिए। 30 अगस्त की रात की घटना है। युवती बाजार गई थी, शख्स को वीडियो बनाते उसने देखा। कैमरे वाले लाइटर से वीडियो बना रहा था ये आरोपी। युवती ने पुलिस में जाकर शिकायत की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, आरोपी की तस्वीरें निकाली गई। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है। आरोपी के पास 74 वीडियो मिले हैं। ये वीडियो आरोपी ने कहीं अपलोड नहीं किए थे। आरोपी पायलट अपने पास एक लाइटर रखता था और उसी लाइटर में एक स्पाई कैम लगा हुआ था और इस लाइटर को वो अपने पैर के निचले हिस्से में फिक्स करता था और फिर दिल्ली और एनसीआर के जो बड़े मॉल्स हैं वहां पर जाता था और ऐसी लड़कियों और महिलाओं को टारगेट करता था जिन्होंने शॉर्ट्स पहने हैं या छोटे कपड़े पहने हैं। इस आरोपी का नाम मोहित प्रियदर्शी है। यूपी के आगरा का रहने वाला है। एक प्राइवेट एयरलाइंस में पायलट है। निजी संतुष्टि के लिए ऐसे वीडियो बनाया करता था। फिलहाल ये शख्स पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद इसे धर दबोचा है, लेकिन इस घटना से लड़कियों की सुरक्षा और उनकी निजता एक बार फिर से सवालों के घेरे में है और समाज के सामने तकनीक के ऐसे शर्मनाक इस्तेमाल की बड़ी चुनौती। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस खबर के बाद मैं और मेरी सहयोगी पूजा आर्या एक मॉल में गए और हमने ये जानने की कोशिश की कि कैसे अगर कोई चाहे
तो किसी भी तरीके से आपके बिना जाने आपकी तस्वीरें ले सकता है। मैं इस वक्त एक मॉल के अंदर हूँ, ऐसी जगह जहाँ लोग शॉपिंग करने, फैमिली के साथ वक्त बिताने या दोस्तों के साथ घूमने आते हैं। लेकिन सोचिए अगर यही जगह आपके लिए एक खतरा बन जाए तो। मॉल में जब आप शॉपिंग के लिए आते हैं आपका ध्यान होता है शोरूम पर, सामान की तरफ, आपके हाथ में शॉपिंग बैग्स की तरफ। नीचे देखकर चलना तो मुमकिन ही नहीं होता। लेकिन सोचिए अब हमें नीचे भी अलर्ट रहना होगा, क्योंकि कुछ लोग ऐसे घिनौने तरीके यूज़ कर रहे हैं। जूतों में स्पाई कैम लगाकर महिलाओं की वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं। ये एक नया और शर्मनाक ट्रेंड है। टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल है। महिलाओं को लगता है कि मॉल जैसी जगह पर या खुले बाजार में वो सेफ हैं, लेकिन अब अपने आसपास और ज़्यादा सतर्क रहना होगा। किसी को असामान्य लगता है या शक होता है तो तुरंत किसी ना किसी को इन्फॉर्म करें। महिलाओं के लिए ये समझना ज़रूरी है टेक्नोलॉजी का ये नया तरीका आया है जो उनके खिलाफ यूज़ किया जा रहा है। सतर्क रहने के लिए ज़रूरी है अपने आसपास नज़र रखना। अगर कुछ भी आपको अनयूजुअल दिखाई दे तो तुरंत अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करें। ये बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ मॉल की बात नहीं है, ये हर पब्लिक स्पेस की बात है और ये सिर्फ एक खबर नहीं है, हम सबके लिए एक चेतावनी है। मेरी सहयोगी पूजा आर्य ने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि भले ही आप मॉल के अंदर हैं या फिर आप बाहर एक खुले बाजार में शॉपिंग के लिए गई हैं, आपने एक छोटा ड्रेस पहना है या शॉर्ट्स पहनी है तो आप सेफ हैं, ऐसा नहीं है। आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि अगर किसी ने चाहा तो वो टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर आपकी निजता और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। और आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मुंबई की। मुंबई से महज 50 किलोमीटर के भीतर एक वारदात ने महाराष्ट्र को हिला दिया है। एक पति ने अपनी पत्नी को मारा, उसके शव के 17 टुकड़े किए और फिर उसे अलग अलग जगहों पर फेंक दिया। ये ठाणे जिले के भिवंडी की बात है। मामला तब खुला जब महिला की मां ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। फिर पुलिस को महिला का सर एक नाले में मिला, जिसके बाद जांच करते हुए पुलिस पति तक पहुंच गई। इस लड़की का नाम मुस्कान है। ये तस्वीर बताती है कि 25-26 पार की इस लड़की की जिंदगी कभी भरपूर रही होगी, लेकिन जिंदगी ने उसके साथ इंसाफ नहीं किया। उसके पति ने उसके शव के 17 टुकड़े कर दिए और भिवंडी की अलग अलग जगहों पर उसे फेंक दिया। इस लड़की का कटा हुआ सिर ईदगाह रोड के इस नाले के किनारे मिला। तब तक वो एक अनजान लड़की थी जिसके बारे में पुलिस तफ्तीश में जुटी थी। लेकिन उसी बीच नवी बस्ती की एक महिला हनीफा खातून पुलिस के पास पहुंची। उसने बताया कि उसकी बेटी परवीन उर्फ मुस्कान गुम है। उसका फोन भी 2 दिन से बंद आ रहा है। बेटी का पति ताहा अंसारी भी कोई जवाब नहीं दे रहा है। इसके बाद पुलिस ने हनीफा खातून को बेटी का कटा सिर दिखाया। मां ने पहचान लिया, ये मुस्कान है। खाड़ी किनारे एक स्लॉटर हाउस है, उसके बाजू में एक झोपड़पट्टी है। वहाँ खाड़ी के बाजू में एक सर जो धड़ से अलग किया हुआ है वो दिख रहा है। हमारी पुलिस वहाँ पहुँची और वो उसको देख के वो ताबे में लेके गुना दाखिल हुआ है पुलिस स्टेशन भुईवाड़ा में। वो अलग अलग रीज़न बता रहा है, तो जो भी रीज़न है वो अलग अलग रीज़न बताने के कारण उसके ऊपर विश्वास करना मुश्किल है। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। तकनीकी आधार पर पति का पता लगाया, उसे हिरासत में लिया। थोड़ी सख्ती के बाद उसने कबूल किया उसने अपनी पत्नी को मारा है और उसके शव के 17 टुकड़े काटकर अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया है। ये 30 अगस्त की बात है। पुलिस अब इन टुकड़ों की तलाश में लगी है। इसके लिए ड्रोन से लेकर डॉग स्क्वाड तक की मदद ली जा रही है। अभी पुलिस को हत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस मामले ने पूरी भिवंडी को स्तब्ध कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।